केरल में एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में कल हुए सीरियल ब्लास्ट में एक 12 साल की लड़की की भी मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल इस लड़की ने इलाज के दौरान देर रात दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। जबकि धमाके में घायल 40 से ज्यादा लोगों में 5 की हालत काफी गंभीर बताई गई। इस बीच जांच एजेंसियों ने आतंकी साजिश का शक भी जताया, क्योंकि डोमिनिक मार्टिन नाम के जिस शख्स ने त्रिशूर में सरेंडर कर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी, उसके तार दुबई से जुड़े हैं। जांच में सामने आया है कि डोमिनिक 2 महीने पहले ही दुबई से भारत आया था। डोमिनिक दुबई में करीब 15 साल से रह रहा था, जहां वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, लेकिन भारत में वो ट्यूशन देने का काम कर रहा था। डोमिनिक के 2 बच्चे हैं और दोनों विदेश में हैं। डोमिनिक मार्टिन का दुबई एंगल निकल करके आना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डोमिनिक मार्टिन सिर्फ एक चेहरा हो, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ हो। और यही वजह है कि इस समय एजेंसीज उसकी एक-एक दावों की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि डोमिनिक जांच को गुमराह करने की साजिश रच रहा है, लिहाजा पुलिस अब डोमिनिक के संपर्क में आए लोगों की भी तलाश में जुटी है, जिसके लिए अभी तक 70 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा चुकी है। पुलिस को इस जांच के दौरान एक नीले रंग की कार भी दिखाई दी, जो शक के दायरे में है, क्योंकि जांच टीमों को इस बात की आशंका है कि धमाके से कुछ देर पहले ही नीले रंग की ये कार कन्वेंशन सेंटर में दाखिल हुई थी। इस बीच डोमिनिक ने दावा किया कि आईईडी उसी ने बनाई थी। उसने अभी तक पुलिस को बताया है, उसके मुताबिक उसने आईईडी बनाई है और उसके बाद जो प्रेयर हॉल था जो उसी के अंदर ले जा करके वो रखी है, उसको प्लास्टिक पे रखा है और उसके ऊपर एक पेट्रोल डाल करके और कुछ पत्ते डाल करके उसको विस्फोट होने के बाद वहां पर आग लग गई थी। धमाके के लिए विस्फोटक कहां से आया, इस बात की भी जांच की जा रही है। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जो एक्सप्लोसिव जो उसने इकट्ठा किया, जो उसने असेंबल किया, आईईडी को कब और कैसे बनाया और कैसे और कब किस वक्त वो यहाँ पर लेकर के आया, तो जो तमाम जो सीक्वेंस है उन सब सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस जांच में एसआईटी के साथ एनआईए और एनएसजी की टीम भी शामिल हो गई है, जो धमाके से जुड़े हर अहम सबूत जुटाने में लगी हुई है। धमाके के पीछे सिर्फ डोमिनिक अकेला था या इस साजिश के पीछे कोई और भी शामिल है, इस बात की भी जांच चल रही है। इस बीच एजेंसियां धमाके वाली जगह पर पहुंची और कन्वेंशन सेंटर के अंदर किस तरह से ब्लास्ट किया गया, इस बात की जानकारी जुटाई गई। जिस कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ था वहां पर एनएसजी, लोकल पुलिस, एसआईटी और एनआईए की टीम मौजूद है और डोमिनिक मार्टिन को लेकर के जो उसने बताया है कि कैसे वो हॉल के अंदर घुसा था, किस तरह से उसने ब्लास्ट किया, तो उन सब बातों के बारे में जानकारी ले रही है। सरेंडर से पहले डोमिनिक ने फेसबुक लाइव पर धमाके की वजह बताते हुए दावा किया था कि वो भी यहोवा समुदाय से संबंधित है, लेकिन उनकी विचारधारा उसे पसंद नहीं। जांच में निकल करके सामने आया है कि डोमिनिक मार्टिन यहोवा समुदाय से ही है, लेकिन वो इस जो इनकी जो आइडियोलॉजी है उससे बिलीव नहीं करता। उसका मानना है कि जो इनकी आइडियोलॉजी है काफी विस्फोटक है। डोमिनिक ने आरोप लगाया था कि यहोवा समुदाय देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहा है। एर्नाकुलम बम धमाके पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से सवाल पूछे हैं कि हमास के समर्थकों पर केरल सरकार कब एक्शन लेगी। बीजेपी ने धमाके पर कांग्रेस को भी घेरा और आरोप लगाया कि हमास समर्थकों को केरल में कांग्रेस और पिनराई सरकार का समर्थन है। ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आखिरकार ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनका समर्थन इनको क्यों? वहीं तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी ताकतों पर केरल सरकार नरम है। A leader of Hamas, he joined virtually here and he was talking openly about the Hamas. And this government was a silent spectator. What does it mean? धमाके पर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इनकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दोनों की। इस बीच सीएम पी विजयन धमाके वाली जगह पहुंचे, साथ ही अस्पताल जाकर उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री विजयन ने धमाके को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी की। इजरायली सेना का गाजा में जमीनी हमले बढ़ने लगे हैं। इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उत्तरी गाजा के सीमावर्ती इलाकों में घुस गई हैं, जिसका वीडियो इजरायली सेना ने जारी किया है। इजरायली टैंक सीमा से लगते गाजा के बाहरी इलाके में घुसे। रेत मिट्टी से भरे रास्तों में इजरायली टैंक आगे बढ़े।
टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सीमा के पास उत्तरी गाजा के इरेज शहर में हमास के लड़ाके इजरायली सेना से भिड़ गए। ये लड़ाके सुरंगों से निकले और सैनिकों पर हमला करने लगे। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने यहां हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। इजरायली सेना ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की कई फोटोज भी जारी की। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजराइल के हवाई हमले भी लगातार जारी है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने 2-3 दिनों में हमास के 600 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में हमास के हथियार डिपो, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन और उनके छिपने की जगहों को तबाह कर दिया गया। गाजा के आसमान पर रविवार रात रॉकेट और बमों से निकलती रोशनी और आवाजें गूंजती रहीं। इजरायली हमलों से गाजा का आसमान धुएं से भर गया। जिस वक्त हवाई हमले हो रहे थे उसी वक्त जमीनी हमले भी हुए, यानी इजराइल जमीन और आसमान दोनों से एक साथ हमले कर रहा है। ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान पैदल सेना के बताए हमास की एक बिल्डिंग पर इजरायली एयरफोर्स ने बम गिराए। उस बिल्डिंग में हमास के 20 लड़ाके मौजूद थे। इजरायली पैदल सेना ने गाजा में अल अजहर यूनिवर्सिटी के इलाके में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोस्ट की भी जानकारी दी, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने बम गिराकर उसे तबाह कर दिया। हमास ने भी दावा किया है कि उसने इजरायली सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। हमास का कहना है कि उसने कई इजरायली टैंकों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। और अपने दावों के सबूत के तौर पर हमास ने भी वीडियो जारी किया। इस वीडियो को जारी कर हमास ने कहा कि उसके रॉकेट ने इजरायली बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। सेना का काफिला जा रहा था, उसी वक्त एक रॉकेट आगे जा रही गाड़ी पर गिरता है और उसके बाद धमाका होता है। इजराइल के उत्तरी गाजा में मौजूद अल-कुद्स अस्पताल के आसपास कई हवाई हमले किए गए। इन हमलों में अल-कुद्स अस्पताल के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। क्योंकि सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हुए हवाई हमले की वजह से अस्पताल के अंदर धुआं और गुबार भर गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। अल-कुद्स अस्पताल में मरीजों के अलावा विस्थापित 14,000 लोगों ने भी शरण ली हुई है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि रविवार को उसे इजरायली सेना ने 2 बार फोन कर अस्पताल को तुरंत खाली करने को कहा था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना था कि अस्पताल को खाली करना नामुमकिन है। Many of them are in the intensive care unit. Evacuating them means killing them. That's why we refuse the evacuation order. इजरायली बमबारी के डर से कई विस्थापित परिवारों ने अल-कुद्स अस्पताल के बाहर ही रात गुजारी। Z News.